हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग मृणाल सर का इकोनॉमी का पीडीएफ कर रहे थे दोस्तों। ये पार्ट नंबर 16 है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, पार्ट 15 हो चुके हैं। तकरीबन हम लोग 300 पेज मृणाल सर के पीडीएफ का कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये मृणाल सर का पीडीएफ है दोस्तों, जो हमारा प्रीलिम्स होगा यूपीएससी का और ईपीएफओ में जो इकोनॉमी का पोर्शन आता है जीएस में, उसके लिए ये लेक्चर ज़रूरी है। ठीक है, तो 15 लेक्चर हो चुके हैं और उनका प्लेलिस्ट भी बन गया है जीरो आई एस चैनल पे, तो आप वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी इस पीडीएफ के अलावा कहीं से आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मतलब 90% से ऊपर क्वेश्चन इकोनॉमी पोर्शन से आप मृणाल सर का पीडीएफ से आप कर सकते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड होता है, सभी चीज़ कंप्लीट होता है। ठीक है तो देखिए कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए 330 पेज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और टोटल जो पेज है वो आपका 1000 के आसपास है। तो आराम से हम लोग जो है मार्च एंड तक 90% कर लेंगे। कुछ जो छुटपुट चीज़ बचेगा दोस्तों, तो उसको हम लोग बाद में भी अप्रैल में भी कुछ दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो आराम से कर लेते हैं इसको आप। तो इकोनॉमी से जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, 100 में से आपको पता है यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपका 20 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमी के पोर्शन से आता है। ठीक है, और मृणाल सर का पीडीएफ पढ़ने से आपका 18 से 22-23 क्वेश्चन आराम से आप करेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप सोचिए कि 100 में से आप 18 से 20 क्वेश्चन सिर्फ एक पीडीएफ को पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस जो पीडीएफ है इसका रोल बहुत ज़्यादा है ना। तो ये आपका ईपीएफओ में भी जो इकोनॉमी का पोर्शन होता है दोस्तों, जो उसमें जीएस आएगा, उसमें भी इस पीडीएफ को करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी मीडियम बच्चे जो है टर्म को ध्यान देंगे और जो है समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे थे। तो 15वां वित्त आयोग आपको पता है कि 2 रिपोर्ट जो है दिया था। ठीक है, और इसका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1 2021 तक वैलिड है और रिपोर्ट 2 जो है 2026 तक वैलिड है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसने ये बोला था, रिकमेंड किया था कि न्यूट्रिशनल ग्रांट देना चाहिए, पोषण आधारित जो है ग्रांट देना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्यों को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसका जो है देखरेख करना चाहिए, बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद कोई स्पेशल ग्रांट जो है रिपोर्ट में नहीं दिया गया है माल न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए अलग अलग ग्रांट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको पूरा डेटा याद नहीं रखना, बस मोटा मोटी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लोकल बॉडीज़ के लिए हेल्थ केयर दिया गया, हेल्थ केयर ग्रांट दिया है। ग्रांट क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ग्रांट होता है कि आप जब एक किसी को ग्रांट देते हो तो वापस आप नहीं लेते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अगर दोनों में प्यार है, तो एक चीज़ अगर दिया जाता है तो वापस हम उसे नहीं लेते हैं, है ना, सिंपल है। या वाइफ और हस्बैंड में है, तो अगर आपने कुछ गिफ्ट किया, वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट किया, हस्बैंड ने वाइफ को किया, या बेटा या बेटी का जो प्यार है सन डॉटर का माँ बाप के प्रति है, तो वो भी ग्रांट टाइप होता है। आपको बदले में आपसे उम्मीद नहीं किया जाता कि आप उसको वापस करेंगे, है ना, तो उसको ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, तो बोला रिपोर्ट 2 में कि लोकल बॉडी जो है 70,000 करोड़ रुपए जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को देना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर जो गांव लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र होता है उसको, और उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोग बना रहे हैं दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के अंदर जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं इंडिया में, उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम देके बनाएंगे। तो 70,000 करोड़ रुपये देने की बात बोली गई है। साथ ही साथ जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे आईसीयू ये सब होता है, उसके लिए 15,000 करोड़ का बोला गया है कि देना चाहिए। उसके बाद जो एलाइड हेल्थ केयर वर्कर है, लैब टेक्नीशियन, उसके लिए 13,000 करोड़ की बात बोली गई है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, कोर्स खोलेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके लिए 2,000 करोड़। अब ये सब आपको उतना याद करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, किसको कितना, बस मोटा मोटी याद रख लीजिएगा कि टोटल जो है 70,000 करोड़ रुपया लोकल बॉडी को दिया गया, 30,000 करोड़ रुपया सेक्टर, अलग अलग सेक्टर को दिया गया। तो टोटल जो ग्रांट रिपोर्ट 2 में बात की गई है देने की, वो बोल रहा है कि 1.06 ग्रांट जो है हेल्थ केयर में देना चाहिए। और ये हेल्थ केयर में जो भी ग्रांट है वो है कंडीशन के आधार पे नहीं है, मतलब राज्यों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो देना चाहिए, ऐसा फाइनेंस कमीशन बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और क्या क्या बोला है बोल रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में 2025 तक 2.5% जीडीपी का जो है खर्चा करना चाहिए। अब यूपीएससी इसी में कंफ्यूज करके आपको कर देगा कि दे देगा 3%। 3% नहीं है, बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 2.5% जीडीपी का 2025 तक खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस एक्ट को चेंज करें और हम लोग जो है
फोर्थ ऑल इंडिया सर्विस बनाए जिसका नाम होगा ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विस। यूपीएससी इसका एग्जाम करेगा, ऐसे बोला है बात करने का, ठीक है। उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल स्पेशल हॉस्पिटल बनना चाहिए, और कहाँ पे, वेस्ट और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। अभी वो कहाँ कंसनट्रेट है, देखिए जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो कहाँ कंसनट्रेटेड हैं, भारत के दक्षिण भाग में या फिर वेस्ट पार्ट में, है ना। यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए भैया कि कहीं और भी दूसरे राज्य में जो है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल जो है हम लोग खोल दें, मतलब नॉर्थ ईस्ट में खोल दें, उत्तर में खोल दें, इस नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ खोल दें, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्रांट है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए बोला गया है कि भैया 45,000 करोड़ रुपया जो है ग्रांट देना चाहिए। उसी तरह प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए 27,000 करोड़। अभी सिर्फ डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उसका अगर स्किप भी कर दोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। उसके बाद एक्स्ट्रा कोर्ट जज के लिए ये सब ठीक है, बोल बचाना फालतू चीज़, ये सब कितना पढ़ोगे, है ना, तो ये सब हटा। अब उसके बाद कुछ अलग से फंड भी बनाया गया है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। तो कहाँ बनाया गया है, तो आप बस ये पूछ सकता है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बनाया गया है, उसमें एक फंड है मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के जगह दे देगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बोल देगा भारत के संचित निधि के अंदर ये वाला फंड बनाए है, ठीक है। तो वहाँ नहीं बनाए, कहाँ बनाए, पब्लिक अकाउंट में, आर्टिकल 266 है शायद दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। और ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल मतलब एक बार अगर पैसा डाल दिए हो तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपको इतने समय के अंदर खर्च करना है, ठीक है। मैं बताया हूँ नॉन लैप्सेबल क्या होता है। टोटल कितना है, 2.38 करोड़। अब इसी को चेंज करके क्या बोल देगा, लिख देगा 10 करोड़, 3 करोड़ नहीं देगा यूपीएससी, लिख देगा 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, तो कितना है, 2.38 लाख करोड़, समझ गए। उसके बाद फिनांस कमीशन जो है, ये जो है मेंस का टॉपिक है कि परमानेंट स्टेटस देना चाहिए कि नहीं, तो वो सब है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब नीति आयोग, फिनांस कमीशन और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस है। पूरा एग्जैक्ट नहीं याद करना कि फाइनेंस कमीशन संवैधानिक बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 280 के अंदर बना है, ठीक। प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है और नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब ना तो संवैधानिक है और ना ही स्टैट्यूटरी है। दोनों को हेड कौन करता था, प्राइम मिनिस्टर। पहले इसको नीति आयोग था, मतलब नीति आयोग अभी है, उसको प्राइम मिनिस्टर करते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसको 2014 के पहले, तो ठीक है 2014 तक, मतलब उसको कौन हेड करता था, भी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो याद क्या करना है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे केसी नहीं होगी, ये अपना ध्यान रख लो, ठीक। अच्छा, अब देखो नीति आयोग ने 3 चीज़ लेके आया है, ठीक है। क्या क्या, 2015 में बना, ठीक है, वो सही है। 3 साल का एजेंडा, 7 साल का डॉक्यूमेंट और 15 साल का विजन, ये है। यूपीएससी इसी में कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है, दे देगा कि 3 साल का स्ट्रैटेजी बना है, नहीं, 3 साल का हमारे पास एक्शन एजेंडा है, ठीक है। 7 साल की स्ट्रैटेजी है, 7 से याद कर लो 7, और 7 से, इससे 7, इससे स्ट्रैटेजी याद रहेगा। और 15 साल का क्या है, विजन डॉक्यूमेंट, 17 से 32, ठीक है ना। तो ASB आप करके याद कर लो, एजेंडा, स्ट्रैटेजी, विजन, 3 साल, 7 साल, 15 साल, ठीक है। तो फिनांस कमीशन का क्या काम था कि सेंटर से स्टेट कितना पैसा देगा, मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और राज्यों के बीच में कैसे बंटेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक। उसके बाद तो ये सब अपना काम का चीज़ नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है, फालतू है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये सब जो है काम का नहीं है दोस्तों, ठीक। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि नीति आयोग कुछ इंडेक्स अगर कोई पूछ ले तो देख लीजिएगा, स्टेट स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग लेके आता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, MCQ पूछा था 2019 में, बोल रहा था कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि भारत में जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं उसके संदर्भ में बताइए, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी को जो है क्या करती है, रेगुलेट करती है, रिव्यू करती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एड हॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, आपको पता है कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या होता है कि जो कार्यपालिका तो होती है एग्जीक्यूटिव, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना। तो जितने भी कमेटी बनती है दोस्तों, जितने भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसको कौन बनाता है, जनरली एग्जीक्यूटिव बनाता है। तो एग्जीक्यूटिव को फिर वो रेगुलेट करेगी ना पार्लियामेंट, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये भी ठीक है। पार्लियामेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है, टेली कम्युनिकेशन के लिए अलग है, तो उनकी जो कमेटी होती है वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है इनकी रेगुलेटरी बॉडी, उनको रेगुलेट करती है, ये हमारा सही है। फिनांस कमीशन
देखिए फिनांस कमीशन रेगुलेट करता है क्या? नहीं। इसका तो मेन पावर फंक्शन है कि यार कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन को जो है देखना, ठीक है ना। सेंटर और स्टेट से कितना पैसा आता है वो तो रेगुलेटरी ये नहीं करती है। तो तीसरा मेरा नहीं होगा, तो ये गया, ये गया, ये गया दोस्तों। आंसर होगा 1 और 2, है ना। देखिए फिनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसका काम है रिफॉर्म करना फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये रिफॉर्म कोई कमीशन है तो वो रेगुलेट थोड़ी ना करेगा भैया, रिफॉर्म ने सलाह देना। जैसे ARC है, ARC रेगुलेट थोड़ी करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना। और नीति आयोग रेगुलेटरी तो है नहीं भैया, ये तो थिंक टैंक है ना। तो 1 और 2 होगा, ठीक। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हमारा जो है टॉपिक है, तो देखिए तो ये आपका जो है क्या है दोस्तों, ये क्या है ये सब को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई काम का ये सब नहीं। चलिए देखिए 1952 में NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, ठीक है, जिसमें PM CM और रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर होते थे, ठीक है ना। तो जितने भी 5 ईयर जो प्लान होता था दोस्तों, 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन बनाती थी, उसको अप्रूव करने के लिए, उसको साइन करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फिर जैसे ही नीति आयोग बन गया तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उतना रोल जो है अदा नहीं करने लगा, ठीक। तो 5th फाइनेंस कमीशन है, उसने ये बोला था कि जो गरीब राज्य हैं जिनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उनको टैक्स में छूट देना चाहिए, ठीक। तो उसी साल धीरे धीरे करके जो NDC थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसने बोला कि कुछ राज्यों को ना विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। और विशेष राज्य का जो दर्जा देना चाहिए वो किस आधार पे देना चाहिए, तो बोला है कि या तो वो पहाड़ी एरिया हो, ठीक है, दूसरा उसमें जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम हो, या उसमें जो है आदिवासी लोग ज़्यादा रहें, जनजातीय लोग, उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, मतलब उसका दूसरे देशों के साथ सीमा हो, फिर उसमें जो है आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से वो पिछड़ा हो, या उस राज्य में पैसा कमाने का जो है उसका वित्तीय स्थिति कंडीशन बहुत ख़राब हो। तो इस 5 क्राइटेरिया के आधार पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का बात बोला कौन? NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक। तो अभी भारत में जो है दोस्तों टोटल, ठीक है, कितने राज्य जो है हैं, तो स्पेशल कैटेगरी टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी जनरली राज्य मिला के तो 8 नॉर्थ ईस्ट के हो गए। तो 8 नॉर्थ ईस्ट के कौन है? तो 7 तो हो गए आपके प्लस सिक्किम, 8 हो गया। और 3 हिमालयन स्टेट, पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन जम्मू कश्मीर को अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है, तो उत्तराखंड और हिमाचल, तो 8 ये और देखिए 9 ये 10, तो टोटल 10 राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया है। किस आधार पे? तो ये 5 आधार पे जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है डिसाइड किया था। बात समझे? ठीक है। तो क्या फ़ायदा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होने का? सब बिहार भी बोलता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, दिल्ली भी बोलता है भैया हमको विशेष राज्य का दर्जा दो। तो क्यों इतना सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन राज्यों में जो विशेष राज्य का दर्जा है, उन राज्यों में अगर कोई उद्योगपति अपना फैक्ट्री लगाता है तो उसको टैक्स में छूट मिलता है। दूसरा, आपको पता है कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, तो नॉर्मल केस में अगर सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लेके आती है उस राज्य में जहाँ पे भी जिसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो उसका वहाँ पे जो 60 और 40 के रेशियो में खर्च करती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 60 और 40 करेगी आपका स्टेट गवर्नमेंट। ये हो सकता है कि मतलब जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उस राज्य में लाएगी जिसमें, बाप रे थक जाते हैं, जिसमें जो है क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है, तो 60% पैसा जो है उसमें आपका कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40 कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र सरकार 60 नहीं देती है, बढ़ा के कितना देती है? 90%, और राज्य को मात्र 10% देना पड़ता है। इसीलिए राज्य चिल्लाते हैं हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, है ना। उसके अलावा फिनांस कमीशन और प्लानिंग कमीशन जब पैसा देती है, राज्यों को बोलती है पैसा देने के लिए, तो उसमें जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उनको अधिक तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। तो यूपी इसीलिए वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश बोलते हैं कि हमको विशेष राज्य दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। 15 फाइनेंस कमीशन भी जब राज्यों से मिलने के लिए जा रहा था तो बहुत सारे राज्य हमको विशेष राज्य का दर्जा दिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को अभी कोई एक्स्ट्रा ग्रांट वारंट नहीं मिला है, ठीक है। उनको जो फिनांस कमीशन का फार्मूला है उसमें प्रेजेंट में अभी उनको स्पेशल तवज्जो नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला तो दोस्तों टॉपिक ब्लैक मनी और उससे रिलेटेड इशू, ठीक है।
तो सिंपल है, ब्लैक मनी माने काला धन। काला धन मतलब जो गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, काला धन। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, ठीक है, तो उससे ये पैसा कमाया, ये माफिया, पैसा कमाने के बाद ये पैसा उसको ट्रांसफ़र कर दी के और खोल दिया एक रेस्टोरेंट, ठीक। इस रेस्टोरेंट ने दोस्तों पैसा जमा कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, ठीक है, पैसा जमा कर दिया, पैसा जमा कर दिया, उससे क्या हो गया, ये जो मनी था दोस्तों वाइट मनी कन्वर्ट हो गया। अब मनी क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब पैसा जो है ये पैसा छुप गया है ना, ये पैसा इधर गया, ये पैसा इधर गया, और यहाँ से लगा दिया रेस्टोरेंट में पैसा, और दिखा देगा कि जो भी मेरा पैसा कमाया है वो किससे कमाया है, रेस्टोरेंट से। तो क्रिमिनल वाला का जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया। अब मनी लॉन्ड्री हो गई। जिस तरह लॉन्ड्री में गंदा कपड़ा साफ़ हो जाता है, उसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, जो गलत तरीके से कमाया गया चोरी चमारी से पैसा, उसको उससे हम लोग किसी चीज़ का वो खोल देते हैं, रेस्टोरेंट खोल दिया, कुछ भी कर दिया, ताकि फिर ये दिखाते हैं, भले उस रेस्टोरेंट में खाना वाना नहीं बिकता होगा, वो नाम का होगा, लेकिन दिखा देंगे कि वो पैसा जो है कमाया जा रहा है रेस्टोरेंट से, ताकि वो मनी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ टर्म है रिलेटेड। एक होता है टैक्स प्लानिंग और टैक्स मिटिगेशन। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये है कि आप इस तरह से टैक्स अपना प्लान करते हो, इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको टैक्स जो है कम देना पड़ेगा। जैसे आप LIC ये सब का प्रीमियम ले लोगे तो आपको टैक्स जितना देना था, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपये टैक्स का रेट हुआ कि आपको 1 लाख रुपया जो है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि 1 लाख में मेरा जो है प्रीमियम मैंने 10,000 का लिया, LIC का ये लिया, तो आपका जो नेट टैक्स का अमाउंट था देने का 1 लाख से घट के आपका कितना हो गया, 50,000 हो गया मान लीजिए। तो आपने क्या किया, टैक्स को इस तरह से प्लानिंग किया कि आपने टैक्स का जो वैल्यू था जिस पे आपको टैक्स देना था वो घटा दिए, ठीक है, उसी को हम लोग टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। और ये जो है कानूनी रूप से जो है इनकम टैक्स में एक्ट में क्या है लिखा गया है। तो जब कोई भी आदमी LIC का प्रीमियम खरीदता है तो वो बोल सकता है कि जो है जो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी लीगली अवेलेबल है हमको उतना डिडक्शन चाहिए, उतना छूट चाहिए। लेकिन या तो ना तो अनैतिक है क्योंकि वो गलत नहीं कर रहा है, और ना ही इलीगल है, मतलब क्या है, लीगल है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा है कि आप प्रीमियम अगर लेते हैं LIC का तो आपको उतना इनकम टैक्स में छूट मिलेगा, है ना। जैसे मैंने ऊपर में पढ़ाया था आपको, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड या फिर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था, और एक और कोई फंड था प्रधानमंत्री से रिलेटेड, इसमें ये लिखा था कि अगर आप उसमें पैसा देते हो तो आपको इनकम टैक्स में उतना का छूट मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है। ब्लैक मनी क्या होता है, अगर गलत तरीके से अगर किसी पैसे का आपने पैसा कमाया है और उसमें टैक्स नहीं दिए, ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी इनकम, उस पर टैक्स अगर हम टैक्सेबल है, उसमें टैक्स आपको देना चाहिए, लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया तो आपको ब्लैक मनी कहलाता है दोस्तों, ठीक। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो ब्लैक मनी पे ही चलती है उसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी है X नाम का, उसने कुछ ही गलत तरीके से पैसा कमाया और इस पर टैक्स नहीं दिया तो ये ब्लैक मनी हो गया। ये फिर ब्लैक मनी कहीं दूसरी जगह लगेगा, फिर दूसरी जगह ऐसे जाएगा। और एक अर्थव्यवस्था चल रही है RBI के द्वारा, RBI बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, सरकार टैक्स लेती है लोगों से, तो एक अर्थव्यवस्था ये चला रहा है सरकार और RBI मिलकर, और एक अर्थव्यवस्था पैरेलल ब्लैक मनी के द्वारा चल रही है, इसलिए इसको पैरेलल इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, जो ब्लैक मनी पे चलती है। टैक्स इवोजन मतलब टैक्स का चोरी, आपको टैक्स देना चाहिए लेकिन आप जो है टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम लोग टैक्स इवेजन बोलते हैं, ठीक है, आप छुपा दे रहे हो टैक्स, ठीक, वो गैर कानूनी है, ठीक। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब आदमी डिस्क्लोज तो करता है कि हमको इतना इनकम हो रहा है, ठीक है, और बोलता है हम इतना लेन देन कर रहे हैं, लेकिन हर कानून में कुछ ना कुछ लूप होल होता है, कुछ कमियां होती है, ठीक। उस कमियों का फ़ायदा उठा के अगर कोई आदमी टैक्स नहीं देता है उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। जैसे बॉलीवुड का कोई स्टार है, ठीक है, जो क्या करेगा, अपना डिजिटल मीडिया कंपनी टैक्स हेवन कंट्री में खोल देगा। टैक्स हेवन कंट्री मतलब ऐसी कंपनी, ये देखो हिंदी में देखो लिखा हुआ, उसको कर स्वर्ग बोलते हैं। तो ऐसा देश, ठीक है, जहाँ पे टैक्स छिपाने के बहुत अवसर हैं, ठीक है, जहाँ पे टैक्स का दर बहुत कम है। तो क्या होता है, आप देखे होगे पनामा उनामा मॉरिशस ये सब कंट्री होता है, वहाँ पे अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय का अकाउंट जो है
पाया गया था। क्यों? क्योंकि वो देश जो है टैक्स हेवन है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। ऐश्वर्या राय लोग क्या की थी, अमिताभ बच्चन, ठीक है, मॉरिशस में, ठीक है, या फिर पनामा में क्या की थी, अपना एक मीडिया हाउस खोल दी थी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होता हुआ तो था नहीं। तो ये लोग ये दिखाती थी कि हम जो है इंडिया से है, इंडिया है, तो इंडिया से हम इन्वेस्ट किए हैं कहाँ पे, मॉरिशस में, मल्टीमीडिया में, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो भी वो पैसा कमाई, तो पैसा को छुपाने के लिए वो बोल दी कि मॉरिशस में इतना का हम लोग इन्वेस्ट किया, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ही नाम का खाली पोस्टर पे है ऑफिस। अब ये दिखा देगी कि हम जो हैं यहाँ पे टैक्स दे दिए हैं, ठीक है, और इसलिए भारत सरकार यहाँ पे टैक्स नहीं ले सकती है, क्योंकि एक बार अगर टैक्स लेती है तो भारत सरकार बोलती है कि हम टैक्स वहाँ पे नहीं लेंगे, अगर जो चीज़ पे टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, ठीक है। तो जितना भी इसका मनी था ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन का, वो इंडिया से लेके मॉरिशस में इन्वेस्ट कर दी और फिर दिखा दी कि हमको यहाँ से इतना रुपया अर्निंग हुआ है। तो ऐसे देश जहाँ पे टैक्स का दर बहुत कम है और टैक्स छुपाने का बहुत सारा जरिया होता है, वैसे देश को टैक्स हेवन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हैं छोटे छोटे जो देश हैं, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे यार, लिechtenstein, मॉरिशस, मार्शल आइलैंड्स, केमन आइलैंड, पनामा, नौरू, वनाताऊ, ठीक है, जो भी ये सब देश हैं वो टैक्स हेवन कहलाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब देखिए दोनों में अलग है। ब्लैक मनी मतलब क्या, पैसा आप कमा रहे हो सही तरीक़ा से, लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो जितना हमको देना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आप पैसा जो कमाए हो दोस्तों, वो गलत तरीक़े से कमाए, चोरी चमारी करके, ड्रग बेच के, क्रिमिनल एक्टिविटी से, ठीक, और फिर जाके आप उस पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिए। वाइट मनी मतलब आप ये दिखा दोगे कि मेरा पैसा जो है सही तरीके से कमाया गया है। मैंने बताया जैसे ये वाला फ़ोटो आप याद करो, ये वाला, ये दाऊद था, क्या किया, चोरी चमारी से पैसा कमाया, इनकम कमाया, फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, फिर दिखा देगा कि जो भी हम पैसा कमाएं वो रेस्टोरेंट से कमाएं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो सोर्स है, जो स्रोत है, जहाँ से पैसा आपको मिला था, आप उसका सोर्स को ही डिस्गाइज कर दिए, छुपा दिए, है ना। हवाला, हवाला मतलब एक गैर कानूनी रूप से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने का जरिया है, उसको हवाला बोलते हैं। न्यूज़ में बहुत आता है हवाला कांड, है ना। समझ गए। तो एक तरह का इलीगल तरीक़ा से पैसा भेजने का जरिया है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हवाला बोलते हैं। जैसे आपको यूएई से इंडिया में पैसा भेजना है, तो अगर आप बैंक के थ्रू भेजोगे तो पता चल जाएगा कि कितना आपका टैक्स है, कितना क्या है। तो इससे लोग बचने के लिए कोई मिडिल मैन होता है जो बोलता है कि ठीक है हमको पैसा दे दो, हम इंडिया में तुमको पहुंचा देंगे जिसके पास पहुंचाना है, और बीच में मेरा कुछ कमीशन होगा, ठीक, उसको हवाला बोलते हैं। सेल्फ हम्स पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स कंपनी क्या होता है, मैंने बता दिया। ऐसी कंपनी जो सिर्फ नाम का होती है, जिस पे कोई प्रोडक्शन वो नहीं करती है, ठीक है, कोई ऐसे ही होगा, बिल्डिंग होगा, ठीक है, पेपर पे होगा, और उसको उसका कुछ काम नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हम्स पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स कंपनी। मतलब वो सिर्फ लेटर बॉक्स में नाम है उसका, पोस्ट बॉक्स मतलब पोस्ट ऑफिस में बस उसका वहाँ पे नाम है। सेल्फ हम्स मतलब जिस तरह नारियल होता है अंदर से खोखला होता है, तो बाहर से आप देखोगे तो दिखेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब अंदर देखोगे तो पूरा पानी भरा है। तो वैसी कंपनी जहाँ पे बाहर से आपको तो दिखेगा पूरा ऑफिस है, ये है, लेकिन अंदर कुछ काम हो नहीं रहा है। तो ऐसा इसलिए वो लोग बनाते हैं ताकि ये दिखा देंगे कि हम जो है पैसा कमा रहे हैं वो इस कंपनी से कमा रहे हैं। तो जो उनका ब्लैक मनी है दोस्तों, वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जो लालू यादव की बेटी थी मिसा भारती यादव, बोला जाता है कि उसने मिसाइल पैकर्स एंड प्रिंटर्स के नाम से एक कंपनी बनाई थी, जो कंपनी कुछ थी नहीं, बस कर चोरी के लिए बनाई गई कंपनी थी, है ना। उसी तरह पनामा पेपर, पैराडाइज पेपर, मॉरिशस पेपर, पेंडोरा पेपर, इससे पता चलता है भाई कि ये लोग जो है ना, जो यूएसए में जो जर्नलिस्ट होते हैं वो लोग रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोज के निकालते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, कहाँ कहाँ पैसा अपना चोरी करने के लिए कहाँ कहाँ जो है पैसा अपना लगाए हैं। जिसमें नाम था पुतिन का, सचिन का, अंबानी का, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ये सब का भी नाम था, ठीक है। टैक्स टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म ये होता है दोस्तों, टेररिज्म मतलब डराना, और टैक्स मतलब जो टैक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो लोगों को डराते हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर को डराते हैं कि भैया और टैक्स दो और टैक्स दो, उसको टैक्स टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। टीडीएस और टीसीएस बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट
टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मैंने बताया था, ये बायर है, ये सेलर है, तो कहाँ पे TDS लगता है और कहाँ पे TCS लगता है ये आपको बताया था। ठीक, पैन कार्ड के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। अब देखते हैं ब्लैक मनी से रिलेटेड क्या क्या संस्था है। इसके बारे में बहुत सिंपल आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर होता है। तो ED जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, और 2 कानून को ये देखता है। एक देखता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब डॉलर से एक करेंसी दूसरे करेंसी में जब एक्सचेंज होती है तो उसको देख रेख करता है। और मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है कौन, ED, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आता है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, और CBIC जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम तो DRI जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो एजेंसी होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है कि जो पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, वो कस्टम्स चोरी चमारी से तो नहीं किया, नारकोटिक्स बेच के तो नहीं, वाइल्ड लाइफ से नहीं, ये सब। ठीक है, समझ गए। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो CBIC होता है उसके अंदर एक एजेंसी होती है। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करता है दोस्तों इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसको हेड करती है फिनांस मिनिस्टर। मैंने ये बताया था कि कोई भी संस्था है जिसके नाम में काउंसिल जोड़ा है, जनरली उसको मिनिस्टर हेड करता है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो काउंसिल है उसको हेड कौन करता है दोस्तों, वित्त मंत्री। फिर अगला है जो ब्लैक मनी को देख रेख करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये न्यूज़ में रहता है क्योंकि पाकिस्तान को लेके ये जो है 1989 में बना था, हेडक्वार्टर पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जी जो 7 देश थे, पहले G8 थे, रसिया हट गया तो G7 बन गया, तो वो देश के इनको बनाया था। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस है, इंडिया इसका मेंबर 2010 में बना। इसमें 2 लिस्ट ये मेंटेन करता है, एक करता है ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वो देश है जो सहयोग नहीं कर रहा है किसमें, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में, टेरर फाइनेंसिंग में, जिसमें हैं 2 देश, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ग्रे लिस्ट वो देश है जो टेरर को फाइनेंस करता है, जहाँ पे जो आतंकवाद है जहाँ पे उसको पनाह मिलता है, उसको सेफ हेवन बोलते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जैसे सीरिया है, यमन है। ठीक है, मॉरिशस और पाकिस्तान को इस लिस्ट से जो है अभी हटा दिया गया। ठीक है, OECD याद करिएगा, हेडक्वार्टर पेरिस। तो आपको याद करना है कि चाहे वो FATF हो या OECD हो, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, पेरिस में। ठीक, ये 1961 में बना था, है ना, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, इसका मेन जो चीज़ कि जिसके लिए फेमस है वो है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, क्योंकि OECD में बहुत अमीर अमीर देश इसके मेंबर है दोस्तों। ठीक है ना तो समझ गए। टैक्स इवेजन में हमने बताया था कि टैक्स का स्रोत को कर चोरी जिसको बोलते हैं, टैक्स इवेजन, है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक, तो देखिए 1998 में जो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने मनी लॉन्ड्रिंग को लेके एक डिक्लेरेशन किया, और 2002 में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए एक कानून लेके आया। ठीक है, क्या कानून का नाम था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो मेन एजेंसी होती है वो क्या क्या है, तो देखिए जो, तो इसके पास पावर क्या है, जो ED आप सुने बहुत न्यूज में रहता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसका पावर है कि किसी भी चीज़, किसी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, जो भी अरेस्ट करना है, पेनल्टी देना है, वो इनका पावर है। ठीक, तो अगर आपको अपील करना है इसके अगेंस्ट, तो आपको जाना पड़ेगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एडजुडिकेशन अथॉरिटी, वहाँ जाइए। फिर उसके बाद आप PML या अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाइए, वहाँ भी आपको नहीं सुनवाई होता है तो हाई कोर्ट में जाइए। ठीक है, उसी तरह RBI है, SEBI है, IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भी जितने रेगुलेटर हैं वो बैंकों के लिए, NBFC के लिए नॉर्म्स लेके आती है कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जाए। ठीक है, उसी तरह RBI का जैसे एक है ना KYC का होता है, KYC में नो योर कस्टमर। इसमें बैंकों को बोला जाता है कि यार बैंक आप अपने कस्टमर का जानिए कि आपका कस्टमर का KYC क्या है, मतलब आधार कार्ड क्या है, उनका पैन कार्ड क्या है, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सब है। समझ में आया। उसके बाद अगला है मनी लॉन्ड्रिंग को, बाप रे, अगला है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए जो कानून बने, उसका नाम है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट, UFIA। ठीक है, मतलब अनडिस्क्लोज, जिसका डिस्क्लोज नहीं हुआ है
कैसा, वो जो विदेशी इनकम, विदेश का जो इनकम आप कमा रहे हो विदेश से, और एसेट जो भी आपका विदेश में पूंजी है, उसको अनडिस्क्लोज अगर नहीं हो रहा है, डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसको आप अनडिस्क्लोज करो। अनडिस्क्लोज करो मतलब बताओ, ठीक है। तो जो भी इंडियन रेसिडेंट हैं उनको बताना पड़ेगा भैया कि फॉरेन आपका विदेश में कितना जो है संपत्ति है, बंगला कितना है, बैंक अकाउंट क्या है, ये सब है, और क्या क्या इनकम आपको फॉरेन से आ रहा है, कहाँ से आप विदेशी से पैसा कितने कमा रहे हो, ठीक। इसके अलावा तो जो भी पैसा आपका विदेश से कमा रहे हो उस पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो जो भी आदमी का इंडिया का रेसिडेंट मतलब जो भी लोग इंडिया में 6 महीने से ऊपर रह रहा है उसको बोलते हैं रेसिडेंट। तो उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से आप जो है विदेश से पैसा कमा रहे हो, और जो भी पैसा कमा रहे हो उस पर 30% इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। ना तो कोई छूट मिलेगा ना तो कोई एग्जेम्पशन मिलेगा। बात समझ में आया? क्योंकि LIC का आप इसमें नहीं ले सकते छूट, जो भी आप विदेश से कमाओगे। अगर आप वायलेट करते हो तो आपको पेनल्टी मिलेगा और 10 साल का जेल मिलेगा, ठीक। अगर कोई कंपनी करती है, ठीक है, तो जो भी कंपनी का मालिक होगा उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। जब तक ये प्रूफ वो ना कर दे ये तो मुझे पता नहीं था, है ना। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, वो दूसरे देश के साथ अपना जो है संबंध, रिलेशनशिप, एग्रीमेंट, समझौता बना सकती है, ठीक। फिर अगला है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको BTPA बोलते हैं, जो 1988 और 2016 में जो है बनाया गया था, ठीक है। देखिए जब 1988 में बनाया गया था दोस्तों, तो इस जो एक्ट का नाम था कि बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिना नाम का होता है, ठीक है ना। तो जब बनाया गया था तो ओरिजिनल एक्ट में जो भी प्रावधान था उससे हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो बेनामी मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई मालिक है, ठीक है ना, अब इसको प्रॉपर्टी लेना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी लेगा तो पकड़ा जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, इसका नौकर होगा कोई रामू नाम का, तो रामू के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेगा, रामू को कूट देगा बाद में, और सब फिर जो भी प्रॉपर्टी का पेपर है फिर अपने पास रख लेगा। नाम है रामू का पेपर में, लेकिन रामू घंटा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें जो भी कंट्रोल कर रहा है वो ये मालिक कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब बिना नाम का हुआ, रामू हुआ रामू के नाम पे, लेकिन मेन मालिक कौन है इसका, ये मुटुआ, समझे। तो इसका मेन जो एजेंसी है दोस्तों वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थी, इसका बेनामी ट्रांजैक्शन का, ठीक। उसके बाद बेनामी मतलब वही होता है जो बायर होता है, ठीक है, वो रजिस्टर करता है प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव के नाम पे, अपने स्टाफ के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, ताकि उसको टैक्स जो है ना देना पड़े, ठीक। जैसे मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी है, उसने अपने ब्रदर इन लॉ में, क्या होता है दोस्तों, क्या क्या बोलते हैं उसके यार, ब्रदर इन लॉ मतलब ये होता होगा, अरे उसको जीजा, देखिएगा क्या होता है यार ब्रदर इन लॉ मतलब। तो नीलेश कुमार जो था उस पर वो किया, ठीक है। तो PMLA जो था दोस्तों, तो अगर आपको केस करना है तो PMLA का जो भी बॉडी होता है, PMLA अपीलेट अथॉरिटी, तो वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आदमी इसको नहीं मान रहा है, इस कानून को रिपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो उसका प्रॉपर्टी सीज किया जा सकता है, पेनाल्टी और जेल भी हो सकता है। बात समझ में आया? चलिए, तो हमसे पूछा था बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट क्या होता है दोस्तों, तो UPSC 2017 में पूछा था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बोला एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन इफ़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। भैया ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनीशन ही है। बोला यदि संपत्ति का मालिक है वो मुझे लेन देन के बारे में नहीं था तो उसकी संपत्ति को बेनामी नहीं माना है। भैया ये मानने जाएगा, ऐसा इसी को तो बेनामी का डेफिनीशन ही है। बोला प्रॉपर्टी हेड बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट इसको कन्फिस्केट कर सकती है। तो वन गया, दूसरा मेरा सही है। तीसरा देखते हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन बट नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। नहीं, अपील के लिए तो अपील तो कर ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अपील आप करोगे, जो भी नॉर्मल प्रोसीजर है उसे आप अपील करोगे, तो हमारा सिर्फ दूसरा ही सही होगा दोस्तों, ठीक। अगला देखते हैं, टैक्स में जो चोरी होता है उसके लिए सरकार ने क्या क्या उसको रोकने के लिए कदम उठाया है, ठीक। तो देखिए कोई भी अगर टैक्स इवेट करता है, नहीं बोलता है, तो सरकार बोले कि ऐसा ठीक है, तुम गुनाह कबूल कर लो कि जो है तुम किया है, ठीक है, आत्मसमर्पण करो, नहीं तो करो तो कम जुर्माना भरना होगा। तुम बोल दो कि हाँ हमसे गलती हो गया, हम टैक्स चोरी किए हैं, तो जुर्माना कम होगा।
और जेल नहीं जाना होगा। अगर नहीं करेगा तो फिर हम डंडा करेंगे। कौन बोल रहा है? सरकार। समझ में आया? तो इस स्कीम के तहत जो है, जो भी टैक्स चोरी करने वाला वो डिक्लेयर कर सकता है कि मेरा इतना इनकम था, हम डिक्लेयर पहले नहीं किए थे, अब हम टैक्स वैक्स देने के लिए तैयार है, पेनल्टी भी देंगे। ठीक, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट कुछ केस वेस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन पुलिस जो है नॉर्मल तरीक़े से जांच पड़ताल कर सकती है कि जो देख सकती है कि जो तुम इनकम कमाया है वो नारकोटिक्स वारकोटिक्स से तो नहीं आया। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये उसको नहीं, उस पर कुछ करेगी, ये नहीं बोलेगी कि तुमको। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगी कि तुम इनकम टैक्स उस चीज़ पे दे दिया है कि नहीं। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल कर सकती है और बोल सकती है कि तुम चोरी वोरी से तो नहीं कमाया है पैसा, है ना। तो क्या क्या स्कीम है? बोल रहा है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है। इसमें यह है कि जितना भी पैसा आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपये अनडिस्क्लोज्ड इनकम था जो आप नहीं बनाए थे, उसका 45% जो है सरकार ले लेगी टैक्स के रूप में। ठीक, तो ये जो था 2016 से लेकर सितंबर तक था, तो इतना रुपये छोड़ दी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसमें क्या है कि जितना भी पैसा आपका अनडिस्क्लोज था तो उसका 50% जो है सरकार ले लेगी। ठीक है, और फिर 25% जो भी इनकम है वो आरबीआई में के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम में डाल देगी सरकार। ठीक है, इसमें जो भी पैसा डाला जाता है आरबीआई के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में, वो 4 साल तक आप उसको निकाल नहीं सकते और उसको आपको ब्याज नहीं देगा। क्यों देगी ब्याज? तुम तो एक तो ये है कि पैसा शुरू में डिक्लेयर किया ही नहीं, और डिक्लेयर कर रहे हो तो 50% पैसा आपको सरकार ले लेगी और 25% पैसा आरबीआई जो है इस स्कीम में डाल देगी 4 साल तक। और 4 साल तक को ब्याज वाज नहीं मिलेगा, जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है वापस आपको उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 75% पैसा जो है ब्लॉक हो गया इसका, है ना। 50% तो सरकारी ले लिया, 25% इस स्कीम में 4 साल के लिए ब्लॉक हो गया और आपको इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस स्कीम से क्या क्या किया जाएगा? कृषि के लिए सिंचाई विचाई, टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाना। ठीक है, लेकिन स्कीम सक्सेसफुल नहीं था तो 5,000 रुपया ही जो है अभी तक कलेक्ट हुआ। अगला है सबका विकास एलडीएस स्कीम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस जो एक्सेप्ट करता है कि हमसे गलती हो गई और टैक्स ऑफिशियल जो है उसको कुछ छूट दे देते हैं। पेनाल्टी, लेट फी, ये सब जो होता है मैटर सब सॉर्ट हो जाता है और कोर्ट में ये इसको नहीं लेके जाते हैं। ठीक, तो जो भी सर्विस टैक्स से रिलेटेड और जो एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड मुद्दा होता है उसको सबका विकास विश्वास एलडीएस स्कीम के तहत जो हम लोग देखते हैं। ठीक, फिर है एक है विवाद से विश्वास स्कीम फॉर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम, इसमें क्या है, कभी 9 लाख से ऊपर जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स का केस, 9 लाख करोड़ से ऊपर का डायरेक्ट टैक्स का केस, एपेलेट फोरम जो होता है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास अपील में है कि बहुत सारे लोगों ने जो टैक्स नहीं दिया है, 9 लाख करोड़ से ऊपर रुपए का केस पेंडिंग है। ठीक, तो वो इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएगा, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबा प्रोसेस है कि नहीं। तो बजट 2020 में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल या एक्ट लेके आया, जिसका स्कोप है कि जो भी अपील है इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स जो भी पेंडिंग है, ठीक है, अगर है 31 जनवरी 2020 तक, तो जो भी टैक्स पेयर हैं, जो भी टैक्स जिनका भी जो है केस पेंडिंग है, वो क्या कर सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि भैया देखो जितना भी डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है हम उसका कुछ % देने के लिए राजी हैं, मेरा भी केस वेस जो है पूरा सेटल करो, ख़त्म करो। तो उसको क्या होगा, कंप्लीट वेवर मिल जाएगा और कोई भी इंटरेस्ट पेनाल्टी उसको नहीं देना पड़ेगा। तो स्कीम वैलिड था कब? 2020 तक। ठीक, तो आत्मनिर्भर भारत इसको फिर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ये स्कीम अब अप्लीकेबल नहीं है। ये जो स्कीम हम लोग देख रहे हैं विवाद से विश्वास स्कीम, तो विवाद जो था कोर्ट में केस पेंडिंग था, और विश्वास मतलब खुद डिक्लेयर करो कि हमसे गलती हुई और फिर जो है टैक्स जो भी है तुम दे दो, है ना। लेकिन ये स्कीम वैलिड नहीं है अगर आपने चोरी चमारी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया है तब, या आपने ब्लैक मनी को विदेश में छुपाया था तब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे रखते हैं, थोड़ा थकावट भी लग रहा है ना, लेकिन विश्वास कीजिए कि मार्च एंड तक आपका जो है मोटा मोटी पूरा इकोनॉमी का जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़्यादा है नहीं, 400-500 पेज 600 पेज है, तो बाकी के तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे स्कीम है तो उससे 1-2 क्वेश्चन आता है वो देख लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो है पूरा मोटा मोटी आपका कंप्लीट करके और रिवाइज भी करवा देंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आप देखते रहिए जीरो IAS का चैनल। आप देख रहे थे राहुल वर्मा। ये हमारा मृणाल सर का इकोनॉमी का पार्ट 16 था, जो आपका EPFO का जो एग्ज़ाम है जिसमें GS में इकोनॉमी पूछता है और प्रीलिम्स में जो पूछता है उसके लिए आप ज़रूरी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल
इकोनॉमी के लेक्चर में, और आपका कल अकाउंटिंग का भी लेक्चर आएगा, या उसके जगह इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का आएगा। और जो है अकाउंटिंग और इकोनॉमी का कल एक लंबा सा लेक्चर आएगा, और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपका आएगा दोस्तों, ठीक है। कल आपका सीसेट जो है पैसेज आएगा, मैथ्स नहीं आएगा क्योंकि मैथ्स आज आ चुका है, तो कल आपका सीसेट में पैसेज आएगा, ठीक है। तो बने रहे इस चैनल के साथ, देखते रहे जीरो आईएएस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आपका सफलता का मंगल कामना करते के साथ आज के लिए गुड नाइट। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।